रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर रहा हूं मैं। चलिए, तो अब जो प्रॉपर्टीज हैं यार, अब प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अच्छी हैं और अब आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो एक एक करके प्रॉपर्टी उठाते हैं यार, उस प्रॉपर्टी पे काम करना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये था एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स जो है वो फाइ एक्स है, और ये मेरे पास में शाय एक्स दे रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक चल रहा है, a से b। देन प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी सेम ही पैटर्न को फॉलो करेगा। मैं इसका एग्जांपल आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा। वो भी सेम ही पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, जो लोग ये क्लासेस मिस कर रहे हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज ये चीज ना मिस करें। ये सैंडविच थ्योरम जैसा है, मिलता जुलता है। ठीक है, हाँ अनंत, पेपर होगा। नरेंद्र सर अनाउंस कर ही चुके होंगे, या तो कर देंगे, पेपर होगा ही होगा। टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। जो जो इसमें नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपके दोस्त वोस्त, मतलब बाई चांस किसी को कोई दिक्कत, भानु आया है क्या, उसकी तबीयत खराब है शायद, निकिता, कृष्णा नहीं है, रोहन कहाँ है, रोहन भी नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी नहीं है उसको बोल दीजिएगा प्लीज। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जरूर देख ले, डाउट पूछ ले मेरे से। ठीक है, ठीक है अनंत, तुम बात कर लेना नरेंद्र सर से, उसके अकॉर्डिंग तुम मत देना पेपर। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जिसके यहाँ थोड़ा बहुत हो कर ले, है ना। ठीक है, चलिए, ये जो सारी चीजें, पेपर होना ना होना, कब होना, शेड्यूल होना, वो सब नरेंद्र से डिसाइड करते हैं। इवन कैरिकुलम भी वो डिसाइड करते हैं यार। तो आप उनसे बात करो जब भी आपको कोई बात करना है तो, है ना। तो एफ एक्स है, शाय एक्स और फाइ एक्स। अब ये चीज ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। भव्य ने एकदम सही पकड़ा है कि सैंडविच मिलती जुलती थ्योरम है क्या इसमें। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन ये एग्जैक्टली सैंडविच थ्योरम के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये एक फंक्शन है यार, ये दूसरी टाइप का फंक्शन ले लिया हमने, और ये तीसरी टाइप का। आप बोलोगे सर सेम ही पैटर्न फंक्शन ले रहे हो क्या, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये सेम पैटर्न फंक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ऐसा कुछ है। इक्वालिटी के लिए हाँ, ये एक जगह पे टच करते हुए जा सकते हैं, जैसा कि सैंडविच थ्योरम में होता आया है। अगर मैं इक्वालिटी की बात ना करूं तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, ए से बी के बीच में मेरे पास एफ एक्स जो है वो मिडिल फंक्शन है। ये मेरा एफ एक्स है, ऊपर वाला मेरे पास फाइ एक्स है, और नीचे वाला मेरे पास शाय एक्स है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है यार। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं यार कि जो एफ एक्स है मेरा, एफ एक्स वो आपका इसके हिसाब से लाई कर रहा है किसमें, सॉरी, शाय एक्स आपका रहेगा सबसे छोटा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है ए से बी के बीच में, और फाइ एक्स सबसे बड़ा। अब अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें तो जो शाय एक्स है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके एरिया को मैं A1 बोल रहा हूं। ठीक है, येलो वाले पार्ट को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो उस वाले पार्ट को मैं A2 बोल रहा हूं। येलो वाला पूरा यहां से यहां तक का, अभी एरिया पे हम बात करेंगे धीरे धीरे, तब आपको और समझ में आएगा। और अगर मैं ये ब्लू वाले मार्कर के बारे में बात करूं तो A3 एरिया है। तो आप ये बहुत ज्यादा घोच-पोच ना बने, इसलिए मैं इसको इरेज भी कर दूंगा ताकि आपको फिर से पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैं किस किस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। तो A1 जो है वो किस एरिया को कंसीडर कर रहा है यार, वो आपका फाइ एक्स, शाय एक्स से मिलने वाले एरिया को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, A2 जो है वो हमारा किसको कंसीडर कर रहा है, वो एफ एक्स से और एक्स एक्सेस से क्लोज एरिया को कंसीडर कर रहा है। और जो मेरा फाइ एक्स है वो जो एरिया है A3, वो फाइ एक्स से एरिया को कंसीडर कर रहा है। तो देखो, सबसे कम फाइ एक्स ही रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन A टू B। आप यहां पे देखें, शाय एक्स dx, ये मेरा A1 हो गया। इंटीग्रेशन A टू B एफ एक्स dx, ये मेरा कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन A टू B फाइ एक्स dx, ये मेरा A3 हो जाएगा। तो ये A3 इसकी वजह से, A2 इसकी वजह से, सॉरी A3 जो है सबसे ऊपर आ रहा है, तो ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने। अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई किया, फाइ के केस में कितना है, A टू B, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया गया है। ये भी A टू B एफ एक्स dx वाला है, और अगला वाला भी मेरे पास में कितना आ रहा है, A टू B। तो भाई ये चीज कितना लिया गया है, A1, ये चीज कितना लिया गया है, A2, ये चीज कितना लिया गया है, A3।
ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये क्लियर मुझे बोल रहा है कि यार ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन रखेगा? 5x, बीच वाला fx थोड़ा कम एरिया, और शाय x सबसे कम एरिया। तो इसके हिसाब से ये मैथमेटिकली एकदम ट्रू है। इक्वालिटी का सिंबल हम यहाँ पे अभी नहीं लगा सकते जब तक हम श्योर ना हो कि किसी एक पॉइंट पे टच करता है। तो अगर इक्वालिटी का सिंबल आपको यूज करना है तो आपका ग्राफ एटलीस्ट एक सिंगल पॉइंट पे तीनों ग्राफ टच करने चाहिए। तो ये मेरे को लगता है कि ग्राफिकल समझना बहुत ज्यादा आसान है। ग्राफिकल से आप वापस जाके एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको चीज क्लियर समझ में आएगी। बताइए, किसी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए इसमें। जो लोग फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स की सॉल्व कीजिए ताकि हम सेकंड एक्सरसाइज दे सके आपको। वही आपके किस्मत बदलेगी पढ़ाई करेंगे तो। बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगी, ये प्रॉपर्टी तब आपको दिक्कत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसको समझिए। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। आंसर। हाँ भव्या, मॉड्यूल वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। तान्या समझ आया लड़की? तान्या सर। हाँ बोलो बच्चे। आदि सर वो कल भी आप 2 क्लास लोगे डाउट की? क्या कल डाउट क्लास 2 होगी? 2 ले लें यार, इसमें क्या है? तुम लोग आओगे तो मैं ले लेंगे यार, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, वो पूछ रहा था मैं बस। बोलो ना। सर मैं बस पूछ रहा था। अच्छा हाँ, तुम लोग क्या बोलते हैं, जिसको भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की लगवानी है मैं लगा दूंगा क्लास यार, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बताओ, मैं तो ले लूंगा क्लास। ठीक है, सर जिसको सर बताना हो मुझे बता देना, अभी एंड में क्लास में बता देना, मैसेज लिख देना, जैसा भी होगा मुझे बता जरूर देना। बड़े आगे क्वेश्चन पे भी पढ़ना है हमको। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी समझ गए ना, तो अपना ऑलमोस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होने को आ जाएगा। क्योंकि इन 4 प्रॉपर्टीज के बाद में अपने को एक चीज पढ़नी है, वो क्या कहती है, वो प्योर एडवांस के लिए, वो मेंस के लिए भी नहीं है। ये जो चीजें चल रही है ये मेंस में भी काम आ जाती है। प्योर एडवांस के लिए कैसे, उसमें हम लोग यूज करेंगे थोड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे प्रेडिक्शन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे काम करेंगे हम लोग। तो वो एक चीज है। बाकी मैं बता रहा था, हाँ उसके बाद में हम लोग सीधा सीधा वही पढ़ेंगे, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम पढ़ने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बचा नहीं है इसके अंदर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्लीज सॉल्व करते रहिए, मैं एक दिन किसी दिन डाउट ले लूंगा आपके सारे एनसीईआरटी के, खत्म हो जाएगा मामला। आइए, तो एफ एक्स दे रखा है बेटा स्मॉल m टू कैपिटल M। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स m है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल M। x की वैल्यू कहां से कहां तक है आपके पास? a टू b। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन किया मैंने बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a टू b m dx लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b कैपिटल M dx। देखो यार, ये जो लेक्चर्स हैं ये बड़े सीक्वेंस में है। अगर आपने थोड़ा भी सीक्वेंस मिस किया, कोई एक आध लेक्चर छोड़ा, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। इसलिए समझने की कोशिश करो, अगर डाउट आए तो पूछो, वरना मुझे समझ ही नहीं आएगा कि कौन कौन सी क्लास में नहीं था। और मैं यही मानता रहूंगा कि हाँ आप लोग थे तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, और वो भी गलत बात है। सॉरी, ये कैपिटल M है, उसका तो इंटीग्रेशन ही लिख देता हूं। मैंने क्यों ये आंसर लिख दिया? देखो, जब आप ये इंटीग्रेट करोगे ना तो m बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा x, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे m टाइम्स ऑफ b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि अगर आपको किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता हो, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता हो, किस इंटरवल में, इस a से b इंटरवल में, तो जो आप ये कैलकुलेट करेंगे a टू b m dx, a टू b fx dx, a टू b कैपिटल M dx,
ये जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सेम ऑर्डर को मेंटेन कर रहा होगा, सेम वैल्यू निकाल रहे हो। तो आप बोलोगे सर इसमें नई बात कौन सी बता दी आपने? मैंने बोला नई बात जो है वो यहाँ नहीं है, इससे अगले वाले स्टेटमेंट में है। तो अगले वाले स्टेटमेंट में क्या नई बात है, वो ये पता लगाने वाली होती है कि फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम आएगा कैसे? मतलब अगर मैं मान रहा हूं कि फंक्शन मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ किस इंटरवल में, ए टू बी में, तो इसका मतलब है एफ बी आपको मिनिमम वैल्यू देगा एफ एक्स की और एफ ए आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा अगर एफ एक्स जो है आपका वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ। आपको याद है क्या? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने का मतलब होता है इस टाइप का ग्राफ। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बी पे आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू, ए पे आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है आपका फंक्शन, तो आपका फंक्शन एफ ए पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, एफ बी पे मिनिमम। और जब आप इस पे इंटीग्रेशन ए टू बी लगाएंगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा गया है किसमें, ये एफ ए ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, एफ बी ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स आएगा इंटीग्रेशन, उसमें बी डालेंगे ए डालेंगे, तो एफ बी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, एफ ए टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए इसने यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट साफ साफ कि अगर एफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये मेरा एक्सप्रेशन बनता है। मैं इसे नीचे करके लिख भी देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो मैं नीचे करके लिख रहा हूं इसको, इफ एफ एक्स is monotonically decreasing, then in the interval a comma b, तो ये लिखा जाएगा एफ बी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ ए टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो आप ध्यान से देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, है ना, और वो हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया है। ठीक है, बताइए किसको क्या दिक्कत आई, बताइए, पूछो बेटा, डाउट पूछो। भव्य क्या समझ नहीं आया बताओ? भव्य सर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी अप्लाई, अभी इंक्रीजिंग के लिए भी अप्लाई करेंगे ना, ये डिक्रीजिंग का है, दूसरा इंक्रीजिंग होगा। हाँ नहीं, वो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला समझ ही नहीं आया। अगर एफ डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? ये लिखा तो है, अगला स्टेटमेंट वही है, डिक्रीजिंग में समझ आया ना, हाँ सर। तो इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग में समझ लेना, ये तो डिक्रीजिंग का है। सर लास्ट लाइन बताना है। सर डिक्रीजिंग का तो बोल रहा हूँ। क्या डिक्रीजिंग का नहीं समझ में आया बताओ? नहीं सर, आपने इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहा है ना एफ एक्स को। हाँ अगर वो सिंपली डिक्रीजिंग होता तब भी होता ना सही। हाँ हाँ सेम है यार, सिंपल डिक्रीजिंग में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में आता है ना पागल। हाँ सर, है ना, हाँ याद तो करो। हाँ हाँ हाँ। भव्य क्या तुम कंफ्यूजन इंक्रीजिंग वाले पार्ट में है डिक्रीजिंग वाले पार्ट में, कि इंक्रीजिंग में कैसे होगा, ये है क्या? नहीं सर, और सर ये वाला पार्ट है, मतलब ये एफ बी इंटू बी माइनस ए वाला। दिक्कत क्या है, अभी तो एग्जाम्पल दिया, बना तो हुआ है। ये फंक्शन है एफ एक्स, इंटरवल तुम चूज कर रहे हो ए टू बी, एफ बी आएगा नीचे, एफ ए आएगा ऊपर। तो एफ एक्स की रेंज कहां से कहां तक हुई, एफ बी से एफ ए, क्या ये हमने पढ़ा नहीं था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? हाँ सर ठीक है ना, बस इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, हर्षित कौन सा पूछना चाहते हो, जल्दी बताओ, क्या पूछना चाहते हो हर्षित, मुझे क्लियर कर दो यार। सर लास्ट वाली लाइन। क्या? हेलो सर, आवाज आ रही? बहुत कम आ रही है हर्षित, माइक यूज करो तो। लास्ट वाला तो बेटा हर्षित मैंने सिर्फ इसी चीज को ना यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख दिया है, लास्ट लाइन ही तो बता रहा हूं हर्षित। देखो मैंने ये बोला कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तो मेरा जो एफ एक्स है ए से बी इंटरवल में चल रहा है, तो मेरा एफ बी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, और एफ ए आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी वाला सिस्टम चल रहा है।
अब आप बोलोगे सर ओपन इंटरवल है तो आपने यहाँ क्लोज क्यों कर दिया? हाँ, ये चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ओपन इंटरवल चूज कर रहे हैं या क्लोज इंटरवल चूज कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इसने क्लोज नहीं किया है, लेकिन मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन होना चाहिए था। बाकी अगर आप बाई चांस ये पूछ रहे हैं कि आया कैसे, तो इसका मतलब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शीट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो fx है, fb से fa हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में, क्योंकि fx देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो b पे fb, a पे fa आ गया, ये मैंने लिख लिया। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, a to b fb dx, a to b fx dx, a to b fa dx। इसको सॉल्व करें क्योंकि fa, fb और fa दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, दोनों ही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, काम कर लो आप यार। थर्ड पार्ट ले लूं, ये वाला। निकिता समझ आया लड़की? निकिता, अंशुल, यस सर, स्नेहा, यस सर, खुशी, यस सर, अनंत। हाँ जी सर, आ गया। अरे मुझे लग रहा है अनंत तुम ऐसे गोली दे रहे हो यार, तुमको नहीं समझ में सर आता। मैंने अभी डाउट तो पूछा था सर, वो समझ आ गया सर, आधी वाला ही था वो, रेंज वाला। ठीक क्या है, बात। अब तुम खुद से सोचो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b। बस मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने यहां पे अप्लाई किया, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है अक्षय, ये इंटीग्रेशन है, ये a चल रहा है और ये कितना चल रहा है आपका b चल रहा है, ये यहाँ पे हो जाता है और ये यहाँ पे हो जाता है। इंक्रीजिंग वाले केस में ये fa मिल गया यार, ये fb मिल गया, ये मेरा है फंक्शन fx। तो सीधी सी बात है ना यार, आप सीधे सीधे बोलोगे कि जो आपका fx है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, fa से fb में, क्योंकि x बिलोंग्स टू कहां चल रहा है आपका, x बिलोंग्स टू चल रहा है आपका ओपन इंटरवल a कॉमा b, और fx आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बस आपने इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया a टू b, ये हो जाएगा fa dx में, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b fx dx में, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b, ये आ जाएगा fb dx में, ये fx लिखा गया गलती से। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो fa आ जाएगा b माइनस a, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, और आप इसे सॉल्व करें। अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आ जाएगा बिना टेंशन लिए, फिर से मैंने x लिख दिया, b लिखना था, बिना टेंशन लिए आपके सामने अभी क्वेश्चन आ जाएगा इसका, तो आप परेशान ना हो, अभी बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। बताइए, अगर किसी को इस पूरे प्रोसेस में डाउट है तो प्लीज बताइए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। अरे कोई तकलीफ है, दर्द है, दुख है? नहीं सर, है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये आपको काम आएंगी चीजें। यही मैंने एक्सपैंड करके यहाँ पे लिखा है, तो आप इतना भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे तो चल जाएगा। कौन वीडियो ऑन कर रहा है अपना? चलिए आगे बढ़ते हैं यार, ये दो चीजें और समझा देते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा सही है, एक साथ ही समझ आ जाएगा। एक चीज मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, हर साल मैं बताते बताते परेशान हो जाता हूं, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, और हर बार बच्चे को वही दिक्कत होती है जो सेम आपको होगी। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे, ये वाले जैसे आपने यहाँ पे देखा, नहीं लिखे, नहीं किया, तो आपको बाद में समझ ही नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कंफ्यूजन आपके साथ ना हो, तो आप लोग प्लीज इसे समझिए, ट्राई कीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये है a टू b fx dx। अब इसमें और इसमें डिफरेंस समझाते हैं आपको। एक इंटीग्रेशन आपने लिया a टू b fx dx का,
वो बोल रहा है कि अगर आप उसका मॉडुलस लेंगे, पहले इंटीग्रेशन लेंगे और फिर मॉड लेंगे, तो ये वैल्यू छोटी आएगी अगर पहले मॉड ले लें और फिर आप मॉड का इंटीग्रेशन ले ले। तो अब इसे दो हिस्सों में समझना चाहिए अपने को। पहला हिस्सा क्या है यार, ये किन के लिए है, अगर आपका फंक्शन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल टू वाली यूज होगी, लेस देन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन पूरा का पूरा ऊपर था, आप a टू b में इसको इंटीग्रेट करना चाहते थे। अगर आप एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। e की पावर x का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 से 2 के बीच में आप इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 से 2 e की पावर x मैंने fx चूज किया है, तो इसका इंटीग्रेशन लिया जाएगा, तो e की पावर x आपने अप्लाई किया कहां से, 1 से 2, तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 1, तो e स्क्वायर माइनस e, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका फंक्शन कंप्लीट पॉजिटिव है, तो अब आपका आंसर जो भी आया, अब आप उसका मॉड ले लीजिए। मॉड लिया आपने, क्योंकि मैं LHS कर रहा हूं, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली बेटा 2.71, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 से बड़ी वैल्यू ही मिलेगी, उसमें से आप 2.71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका ओवरऑल आंसर है यार वो कितना आ जाएगा, छोटा ही आ जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार चलो ठीक है, मैं एक और चीज में दिमाग लगा रहा हूं, ये हुआ RN आपका LHS, तो LHS आपको ये आंसर देगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं RHS, सब पे मॉड लगा दो यार तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपने मॉड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब है मैं RHS को चूज कर रहा हूं। RHS क्या बोल रहा है इसके हिसाब से कि बेटा पहले आप मॉड निकालो fx का और फिर आप इंटीग्रेट करो, तो मॉड निकालेंगे fx का, ये आ गया मॉड e की पावर x dx 1 to 2, तो मॉड e की पावर x, अब बेटा देखो e की पावर x पॉजिटिव फंक्शन है 1 से 2 के बीच में, मुझे कैसे पता, देखो ना यहाँ पे 1 से 2 के बीच में वो x एक्सिस से ऊपर ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव फंक्शन ही है, तो there is no need to substitute this modulus here, we can remove this modulus and we can write e to the power x dx। अब e to the power x का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा भाई, e to the power x 1 to 2, तो अब देखिए आंसर कितना आ गया आपके पास में, 2 minus 1। सेम चीज अगर बाई चांस आप कर रहे होते किसमें, पूरा फंक्शन पॉजिटिव या पूरा फंक्शन नेगेटिव, तो LHS और RHS दोनों का सेम आंसर आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। अगर बाई चांस ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होता, मतलब माइनस ऑफ e की पावर x में मैं काम कर रहा होता, तो भी यही सेम चीज हो रही होती, ठीक है। तो ये इक्वल टू वाला सिंबल आ रहा है, वो किसके लिए, प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव पार्ट्स इन दैट इंटरवल a to b के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। मैं 10th प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी 10 का एक्सप्लेनेशन है यार, प्रॉपर्टी 11 का नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने रिसीव कर लिया यहाँ पे। अब बात है सर फिर ये ग्रेटर देन आया क्यों इस पे, तो बेटा ये ग्रेटर देन इसलिए कि अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर कर रहा है या आपका फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तब ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मतलब एग्जाम्पल में बना के दिखा देता हूं। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ऐसा, और यहां पे आपने चूज किया है A, यहां पे चूज किया है B, तो A से ये कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं C, A से C x एक्सिस से ऊपर है, ये एरिया आपको A1 मिलेगा, और यहां पे ये एरिया आपको A2 मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। तो अगर पहले आप मॉडुलस नहीं ले रहे हैं और पहले आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहां से कहां तक, A to B fx dx में, तो आपको इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा A to C, ये मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल देके आपको, है ना, मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये फिगर बना के A to C तक ये वाला आपको मिलेगा fx dx, तो उससे आपको पॉजिटिव एरिया मिलेगा, और उसके बाद C to B अगर आप करेंगे सॉल्व fx dx, उसको आपको नेगेटिव एरिया मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा A1 माइनस A2, ये नेगेटिव एरिया देगा बेटा आपको, ये नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस से ऊपर, ये मैं एरिया में समझाऊंगा। अब आप इसका मॉड लेंगे ना पूरा, तो ये पूरे का मॉड आएगा
और ये पूरे का मॉड आएगा, लेकिन माइनस तो पहले ही ले लिया ना आपने, सब्सट्रैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं और आपसे बोलूं कि भैया ये तो था मेरा कौन सा साइड, LHS, ठीक है, तो LHS में तो ये हो गया। अब RHS की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो RHS के केस में ध्यान दीजिए, आपने पहले मॉडुलस लिया है। मॉडुलस का मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट आपको मिल रहा था, ये ऊपर उठ के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका ग्राफ देखिए ऐसा जा रहा था, सॉरी, अगर आपका ग्राफ में ऐसा जा रहा था तो ये ग्राफ ऐसे जाने लगेगा, कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ। जैसा ये नीचे है, नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, मॉडुलस मॉड एफ एक्स। मॉड एफ एक्स में आपने a यहां पे डाला था, आपने b यहां पे डाला था, इसका a1 इंटीग्रेशन आ रहा था और इसका a2 इंटीग्रेशन आ रहा था। ये पॉइंट कोई c लिया है आपने, तो जब आप fx का मॉड करेंगे और इंटीग्रेशन a टू b fx dx लगाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव इंटीग्रेशन, ये भी पॉजिटिव इंटीग्रेशन, ये आपको दे देगा कितना, a टू c मॉड ऑफ fx dx प्लस c टू b तक आप जाएंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपने अप्लाई किया, ये भी आपको पॉजिटिव एरिया देगा A1 और A2 भी आपको पॉजिटिव एरिया देगा। तो आप देखिए ये आपको डेफिनेटली ज्यादा ही मिलेगा इस वाले एरिया से, इसलिए उसने बोला है कि RHS सेक्शन जो है वो आपको पॉजिटिव देगा अगर आप पहले मॉड अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपने इंटीग्रेशन करके मॉड लगा दिया तो उसमें चांसेस ये हैं कि अगर आपका फंक्शन या तो कंप्लीटली पॉजिटिव या तो कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में ये वाला एरिया इस वाले एरिया से लेस मिलेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो प्लीज बताइए, नहीं समझ में आई तो प्लीज डाउट पूछिए यार, बताइए। कोई डाउट है किसी को इसमें, कोई भी किसी को किसी भी तरीके से डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यार। अरे भाई RHS वाला बताना बात फिर से, क्या? ये RHS वाला। ये वाला नीचे वाला? यस सर। देखो बेटा, ये जो ग्राफ था ना इसका मॉड ले लिया है, RHS में पहले मॉड ले रहे हैं ना, हाँ सर। देखो यहाँ पे RHS में पहले मॉड ले रहे हैं, तो मैंने ये जो अच्छा ग्राफ था ना उसका मॉड ले लिया है। अब मॉड लेंगे तो होगा क्या, वो ये ऊपर जो आ जाएगा। नेगेटिव जा रहा था वो ऊपर हो जाएगा, हाँ सर ठीक जो है। तुमको नेगेटिव एरिया मिल रहा था वो पॉजिटिव मिलने लगेगा, ओके सर समझ आ गया। तो ऐड हो जाएगा वो वाला पोर्शन, है ना। ठीक है सर। अनंत आया RHS वाला? अनंत, चलिए क्या, सर आगे सर वो मॉडल लिस्ट देखा था सर। हाँ चलिए समझ आया, नोट कर लीजिए। मैं लास्ट इसकी 11th प्रॉपर्टी समझा देता हूं ये वाले पोर्शन की, यहां तक प्लीज नोट कर लीजिए। जल्दी करो, फिर 2 क्वेश्चन कराने हैं और लेबनीज थ्योरम पे जाना है, हो सकेगा तो हो जाए आज, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में यार, क्योंकि हम एरिया में एंटर करने वाले हैं। सिलेबस बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज शीट्स पे फोकस कीजिए, प्लीज और प्लीज शीट्स पे फोकस कीजिए, नोट कीजिए। सर आपका माइक ऑफ है।
अरे बोल ही नहीं रहे, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? विधि क्या बोल रही थी? कुछ नहीं सर, मुझे लगा आपका माइक ऑफ है। ना मैंने वो नरेंद्र सर का कुछ फोन आ रहा था तो इसलिए मैंने माइक ऑफ किया हुआ था ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बताइए। आप सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा था। नोट्स अपलोड कर रहे हो आप? हाँ हाँ सर अपलोड कर रहे हैं। आप नोट्स अपलोड करते हो नरेंद्र सर? नहीं मैं जो रिस्पेक्टिव टीचर है वही नोट्स अपलोड करता है यार। ओके सर। वीडियो उसका काम दूसरे लोग करते हैं। ओके सर। हाँ बोथ साइड मॉड हो तो अंदर और बाहर। अबे हर्षित, फिर मॉड लेके एक बार ले तो लिया, फिर दोबारा लेने की रिक्वायरमेंट क्या है हर्षित? अब इसका मॉड दोबारा लेके क्या करोगे जब तुमको ये भी पॉजिटिव मिल रहा है ये भी पॉजिटिव मिल रहा है? हर्षित बताओ। अब तुम 36 बार मॉड लगा दो यार, इसमें क्या फर्क पड़ेगा हर्षित? ठीक है भाई। तुम तो ये बोल रहे हो कि सर मैंने लिखा है -2 का मॉड, फिर मॉड लगा दिया, तो क्या ये -2 दे देगा क्या? नहीं बेटा, ये -2 क्यों देगा? मॉड उसने पॉजिटिव कर दिया, +2 आ गया। फिर +2 आने के बाद मॉड देखेगा यार उसके अंदर प्लस साइन आ रहा है, तो +2 आ गया फिर से। अरे समझे बावले बच्चों, समझ आया? हो गया सर। चलो अगली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से काम करते हैं। वैभव कुछ समझ आ रहा है लड़के तेरे को? वैभव भाई, वैभव की तो आवाज सुने ही जमाने हो गए, वैसे ही कोचिंग में बोलता नहीं था ये। है वैभव मजीनो? हाँ है भी है, भाग गया है तो सही। चलो अब मुझे कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है क्या? अंशुल मुझे एक्सपेक्टेशन है तुम कर पाओगी, बताओ। अंशुल। यस सर, 1 मिनट मैं देख लूं पहले। अरे ऐसे तो महीना निकल जाएगा अंशुल, बताओ। सर इसमें कुछ है ही नहीं, अगर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव ही होगा। हाँ क्या चीज कहना चाहता है? अगर मैं ग्राफ में बनाना चाहूं इसको, तो f(x) ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? x एक्सिस से इंक्रीजिंग। अरे नहीं, x एक्सिस से ऊपर ऊपर। ऊपर। ठीक है, ये भी हो सकता है ग्राफ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पूरे केस में। यही बोला था सर मैंने। ठीक है ना? यस सर। तो ग्राफ आपका ऊपर होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन भी, मतलब इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो एरिया भी आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई है क्या बोलना चाहता है? यस सर। समझ में आई सब लोगों को? ये बात समझ में आई ना? अगर आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है या उसे टच करता हुआ जा रहा है ऑब्वियसली, तो a to b इंटरवल में, तो उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? f(x) इक्वल टू 0 हो गया। इसका f(x) इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? यहाँ इक्वल टू का क्या मतलब है? किसकी बात कर रहा है ये निकिता? कांस्टेंट। अरे यार निकिता क्या बोल रही हो तुम? f(x) इज इक्वल्स टू 0 मतलब y इज इक्वल्स टू f(x) वाला फंक्शन लड़की। f(x) इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है बच्चे। नहीं समझी निकिता? समझ गई सर। हाँ, f(x) इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है। आप x एक्सिस का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्यों? एरिया नहीं है ना उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। नहीं समझी? समझ गई सर। ठीक है, अनंत क्या बोल रहे हो तुम बताओ? अनंत। भैया हेलो हेलो। आनंद हाँ, आउटलेट हाँ, पे हाँ। बिजी है। बोलो बोलो। हाँ अनंत, चलिए अनंत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बड़े ही दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है। नहीं, चलिए अब सुनो भाई, एस्टिमेशन, ये प्रॉपर्टीज कहां पे काम आएंगी अब मैं बताने जा रहा हूं, इसका तोड़ सत्य ये समझ लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज कहां काम आएंगी बेटा? ये प्रॉपर्टीज वहां काम आएंगी जहां भी इंटीग्रेशन में ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ये नॉन इंटीग्रल फंक्शंस होते हैं।
तो उनमें हम रेंज बता पाते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां से यहां तक आई, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में हमको दिक्कत होगी तो उसकी वैल्यू ना यहां से यहां तक आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस में पहली बात ये प्रॉपर्टी काम में आती है। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी और कहां पे काम में आएगी, जहां भी इंटीग्रेशन में आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि प्रॉपर्टी वहां पे यार ये चार प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, देखो यही चार प्रॉपर्टी है। इससे पहले इंटीग्रेशन में कहीं आपने रेंज देखी क्या? रेंज मेरा कहने का मतलब है ये ऐसा देखा क्या आपने, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स यहां से यहां तक लाई करेगा भाई, या इंटीग्रेशन इसके केस में यहां से यहां तक लाई करेगा, इंटीग्रेशन ऐसा इनइक्वालिटी सिंपल एंटर कर गए, इससे पहले आपने नहीं देखा है। तो जब भी इंटीग्रेशन में अगर बाई चांस आपको इनइक्वालिटी एंटर होती हुई दिख रही है तो प्रोबेबली चांस है कि वो क्वेश्चन इन चार प्रॉपर्टीज से बन रहा हो। तो चलिए थोड़ा सा आपका दिमाग देखते हैं, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। एस्टिमेशन थ्योरम से क्वेश्चन होगा, एस्टिमेशन ही तो है ये सब कुछ जो आप इससे पहले कर रहे हो। देखो ना आंसर, अगर बाई चांस आप देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास कितना है, 0 से π/2 sin x अपॉन x dx। यार sin x अपॉन x dx 0 से π/2 में बहुत ही अलग तरीके का फंक्शन देता है। आपको आइडिया को इसका ग्राफ देखना कभी, है ना, आप गूगल मारोगे तो भी समझ आ जाएगा। मैं चाहता हूं एक बार आप इसका ग्राफ देख के आए और मुझे कल बताएं कि sin x इंटू 1/x का ग्राफ कैसा जनरेट होता है। ठीक है, एक होता है x इंटू साइन एक्स, एक होता है sin x अपॉन x, इनका ग्राफ जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, देख के आना मुझे बताना, है ना। तो मेरा कहने का इतना मतलब है, अब इस क्वेश्चन में मुझे यार तुम अप्लाई करके देख लो, आईलेट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, तो ये एक वैल्यू आएगी ही नहीं, घूमती रहेगी वैल्यू। तो ऐसे केसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं एस्टिमेशन थ्योरम का यूज करके, जो हमने अभी पढ़ी है। सोचिए क्या कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, देखते हैं आप में से कुछ लोग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो मैं आपको चार आंसर्स दे सकता हूं ऑप्शंस के तौर पे। पहला ऑप्शन है -1 से 0 से π/2, इसे मैं fx ले लूं क्या, सॉरी fx नहीं ले रहा, इसे कोई वैल्यू ले लेते हैं m, इंटीग्रेशन की वैल्यू i ले लेते हैं, सॉरी। तो i की वैल्यू ऐसे ऑप्शन बन के आता है पेपर में, तो पेपर में मजा आ गया पेपर बनाना, कुछ भी दे देंगे उठा के और वो आपके लिए ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बताओ जरा, ठीक है, 0 से i की वैल्यू कहां तक जाएगी, π/3 तक। सी ऑप्शन, अंडरस्टैंड, जिसने भी ऑप्शन दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो ट्राई नहीं करना चाहता, बस मजाक करना चाहता है। ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका -π/2 से i की वैल्यू 0 तक। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। जो समझ गया क्वेश्चन वो काम कर जाएगा, जो नहीं समझा चार प्रॉपर्टीज को देखो एकदम आंखें गड़ा के कि कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर लग सकती है, क्या हो सकता है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें इनइक्वालिटी एंटर हो गई है। जल्दी सोचो सोचो सोचो, जितना सोचेंगे उतना अच्छा करेंगे। मैं यहीं पे बैठा हूं म्यूट पे कि आपको टाइम मिले।
हाँ भाई, कोई है जिसने कर लिया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? सर एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। अनंत आंसर गलत है, आदि आंसर गलत है। चलिए, लिख ही लिया होगा आपने। समझाते हैं यार। पहले चलते कौन सी प्रॉपर्टी हमें ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। ठीक है, आपने लिखा ही हुआ था। चलिए आ जाते हैं चारों प्रॉपर्टीज में से। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी के लिए मेरा एफ एक्स है वो शाय एक्स और फाई एक्स के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ए से बी के लिए, तब आपकी ये प्रॉपर्टी काम करना शुरू करेगी, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 8 हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 पे आ जाता है। प्रॉपर्टी 9 मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। साइन एक्स अपॉन एक्स 0 से π/2 में मिनिमम मैक्सिमम का काम कर सकता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। ये वाला पार्ट वहां पे नहीं वैलिड होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मॉडुलस प्रॉपर्टीज के लिए है, ये नहीं है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम श्योर होने चाहिए इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, कि भाई एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसके लिए हमें श्योर होना पड़ेगा 0 से π/2 में साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब तक आपको ग्राफ नहीं आइडिया होगा, तब तक ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। लोअर और अपर लिमिट के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, आप ये कह नहीं सकते। प्लस उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के हिसाब से इसे मैच करना पड़ेगा अपने को। उस ऑप्शन में मैंने अभी 0 दे रखा है, लेकिन कई बार होता है कि 0 होता ही नहीं है। फिर देखो ना, आंसर ये है। ठीक है, 1 से लेके π/2, तो 0 से तो बड़ा आएगा ही ना ऑब्वियसली, लेकिन 0 से 1 के बीच की वैल्यूज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे करें यार? तो वो प्रॉपर्टी हमको काम में लेनी पड़ेगी। कौन सी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाली। तो एफ एक्स मेरे पास कितना हो गया यार? ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू चल रहा है 0 से π/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेते हैं यार। एफ डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एक्स ऊपर, साइन का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस, क्या निकाल रहा है कोई बताएगा मुझे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए आप एफ डैश एक्स यूज करते ही हैं। क्या कोई भूल गया है क्या इस चीज को? आप लोगों को याद है कैसे किया जाता है? अब देखिए, एक्स स्क्वायर नीचे है, इससे तो पता चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट से मैं ये नहीं बता सकता कि 0 से π/2 में कैसी वैल्यू देगा। तो इसे क्या ले लिया जाता है? बोलो। अलग से एक और फंक्शन ले लिया जाता है। क्या आपको याद है या नहीं याद है? जी डैश एक्स निकालिए इसके केस में। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया cos x। फिर उसके बाद में आ जाएगा x, cos x का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का आ जाएगा आपके पास में cos x, और ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स साइन एक्स, ये अपने पास में निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखिए जी डैश एक्स आ गया मेरा माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये जी एक्स आ गया, और x की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है? 0 से π/2 चल रही है। तो आप देखिए 0 से π/2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव 0 से π/2 में, और x की वैल्यू भी 0 से π/2 रखी जा रही है, तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो g डैश एक्स आपका लेस देन 0 हो गया। g डैश एक्स आपका लेस देन 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया मेरा जो x है वो आपका क्या है? 0 से बड़ा है। लेकिन यहां से मुझे gx का पता चल रहा है कि gx कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब gx मस्ट बी लेस देन, चेंज हो जाता है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाले केस में, g0। ठीक है, तो gx की वैल्यू कितनी है आपके पास में? x cos x माइनस साइन x, दिस इज लेस देन 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 0, cos 0 इज 1, माइनस साइन 0 इज 0,
तो आंसर आ गया 0। तो x cos x माइनस साइन x, ये भी आपका कितना आ गया, लेस देन 0। नहीं, ये मेंस का नहीं है हिसाब किताब, ये थोड़ा ऊपर ही समझो, एडवांस के लिए है ये। तो x cos x माइनस साइन x, ये कितना आ गया, लेस देन 0। ऊपर वाला आ गया लेस देन 0, नीचे वाला आ गया पॉजिटिव। तो f डैश x कैसा हो गया भैया आपका, f डैश x भी हमने यहां से पता लगाया कि लेस देन 0 आ गया फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, f डैश x मेरा लेस देन 0 आ गया, मतलब fx मेरा कैसा हो गया यार, मोनोटोनिकली, fx मेरा फिर से हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब फंक्शन मेरा हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जो कि था sin x अपॉन x 0 से π/2। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर आप, प्रॉपर्टी सॉरी 4 नहीं, कौन सी थी वो, 9th प्रॉपर्टी थी, वो क्या बोलती है, अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फॉर सम इंटरवल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एफ बी माइनस ए लेस देन 0 से π/2, मतलब a टू b यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन एफ ए बी माइनस ए। आपने b डाला तो b की जगह π/2 है, तो f π/2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस 0 लेस देन 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स लेस देन एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, एफ ए इज, आपने 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो एफ 0 और यहां पे कितना आ जाएगा π/2 माइनस। इतना करके भी आप में से कुछ लोग मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि एफ एक्स दे रखा है अपने पास में कितना, sin x अपॉन x। तो f π/2 निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन f0 निकालने में लोग दिक्कत कर देते हैं। sin 0 अपॉन 0, तो 0/0 बन गया है बेटा, ये लिमिट से सॉल्व होगा। तो f डैश x, मतलब हम सॉल्व करेंगे किसका यूज करके, लिमिट्स का यूज करके। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos, x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो sin x अपॉन x इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो f π/2 कितना हो गया, sin π/2 अपॉन π/2, ये आ गया π/2, ठीक है, लेस देन, ये आ गया 0 से π/2, ये आ गया fx dx लेस देन f0 की वैल्यू इज 1 इंटू π/2। ठीक है, इसने इसको काट दिया, sin π/2 1, तो इक्वल टू नहीं आएगा, गलत कर दिया मैंने, 1 से लेके कहां तक जाएगा ये, 0 से π/2 fx dx लेस देन π/2। बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को शुरू से लेके एंड तक कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। ये ए ऑप्शन था ना सर, ये सी ऑप्शन था। क्या समझ आया? यस सर, समझ आ गया। हाँ सर। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। बड़े यस बढ़ा जाए आगे। यस सर। क्या पूछ रहे हो हर्षित, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा। सर जीरो प्रॉपर्टी क्यों यूज नहीं हुई, कौन सी जीरो प्रॉपर्टी? तरुण, जहां आपने उससे आगे वाला एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। तरुण देखो, यहां पे आ जाते हैं जी डैश एक्स वाले केस में। हमने बोला भैया कि जी डैश एक्स, मैंने ये लिया, इसको सॉल्व किया तो वो आ गया लेस देन 0। कैसे, देखो कॉस ने कॉस काट दिया, माइनस एक्स साइन एक्स आ गया। एक्स साइन एक्स 0 से π/2 में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, उसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो, तो ओवरऑल रिजल्ट लेस देन 0 हो गया। हमने बोला x मेरा 0 से बड़ा है, x मेरा 0 से बड़ा है, तो इस केस में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था gx, तो जैसे ही आप gx लगाओगे, क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये इनइक्वालिटी सिंबल बदल जाएगा, तो gx लेस देन g0 हो जाएगा।
जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन जी जीरो। अब देखो एफ डैश एक्स लेस देन कितना चल रहा है आपका, जीरो चल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ना जी ये वाला पार्ट लेस देन हो गया जीरो से, तो ये ऊपर ही तो था, तो वो पार्ट नेगेटिव हो गया और नीचे वाला पॉजिटिव आएगा जीरो से पाई बाय 2 में, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया ना, तो बस ये आ गया जी डैश एक्स लेस देन जीरो। अब हमने देखा कि मेरा जी डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे पढ़ी है, देखो ये प्रॉपर्टी कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ए टू बी इंटरवल में, तो एफ बी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एफ ए टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। बस मैंने वो अप्लाई कर दिया, लिख दिया, बी की जगह आ जाएगा पाई बाय 2, ए की जगह आ जाएगा जीरो, रख दिया, सॉल्व किया, कटा पिटा, ये आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। तरुण समझ आया? अच्छा एक चीज ध्यान रखना तरुण, f0 जब डालेंगे तो डायरेक्टली 0 बाय 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 बाय 0 लिमिट से सॉल्व होगा। तो sin x अपॉन x हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 आंसर देता है। आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 1 रखी गई। हर्षित आ गया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं यार। सर हाँ अगर एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता तब हम 11th प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे ना? क्या, अगर मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाता तो 11th प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे ना? हाँ 11th प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक है यार, वो इंटीग्रेशन को ट्रिगर करती है, मतलब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को ट्रिगर करती है, तो उसमें ज्यादा उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके सर। 11th वाली प्रॉपर्टी का ना, ठीक हाँ है, सर ठीक है, बहुत समझ यूटिलाइजेशन गया। नहीं है। जैसे इसमें रहेगा उस प्रॉपर्टी का यूज कुछ कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको घर से ट्राई करना है। आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू 0 से 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx बाय यूजिंग दिस। ट्राई करो एक बार, मतलब लिख लो। भाई घर से नहीं करना। अरे घर से ही करना है ये, अभी मैं दूसरा कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। ओके सर। सर एक मिनट रुको। ये घर से ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, हेडिंग लिखिए लेबनीज थ्योरम। यार लेबनीज थ्योरम, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये हुआ एस्टिमेशन का यूज करके, और लेबनीज की एडवांस लेबनीज थ्योरम सिखाऊंगा। तो अभी आज हम सिर्फ बेसिक लेबनीज थ्योरम सीख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप एडवांस लेबनीज थ्योरम सीखेंगे, ठीक है। प्रूफ नहीं भी कोई ध्यान देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूफ ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं समझा भी दूंगा। नहीं भी आएगा कोई टेंशन नहीं है। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है बेटा, उसको ध्यान दीजिए कि अगर आपका इंटीग्रेशन है कितना, gx से hx, आपने लिया हुआ है ft, बहुत ध्यान से देखना, आराम से समझ आ जाएगा, कैपिटल fx है, बोर्ड के हिसाब से नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, बोर्ड का काम हम खत्म कर चुके हैं, ये सब कुछ जेई के हिसाब से चल रहा है। तो अगर आपकी वेरिएबल है लिमिट, तो आपका इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, वेरिएबल रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपका डिफरेंशिएशन आप इसे निकालना चाहें, तो कभी भी आपने देखा क्या, हमने देखा ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था ना, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे, मतलब इंटीग्रेशन सिंबल को उड़ा देते थे। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब भी तुम डिफरेंशिएशन निकालना चाहोगे ना, तो कुछ अलग ही तरीके से निकलता है, पर उसके लिए कंडीशन यही है कि अंदर जो वेरिएबल है वो टी में होना चाहिए या किसी और में होना चाहिए, यू में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, और यहां जो वेरिएबल है वो इस फॉर्म का होना चाहिए जो इसमें दे रखा है, ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे। या जैसे x टू x चला गया, y टू y वाला वेरिएबल हो गया, मतलब y में होता है ये वेरिएबल, x में होता है ये वेरिएबल, ऐसा चल रहा है। तो इंटीग्रेशन ये f डैश x कितना रहेगा, अपर लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, इनटू f डैश, ये t की जगह gx गया, g डैश x, बस इतना सा काम है।
अगर आपने ये कर लिया तो एफ डैश एक्स आप अचीव कर गए। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ एक्स दे रखा था इस तरीके से, ये एफ एक्स लिखा हुआ है और आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए उस केस में कि आपका जो एच एक्स और जी एक्स है ये फंक्शन एक्स में होना चाहिए और ये एफ टी डी टी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स। इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन चलता है। आ जाइए अब इसका प्रूफ आसान है यार। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, कहीं और से स्टार्ट, पीटी कंसीडर कर लिया है कितना, इंटीग्रेशन एफ टी। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, ये मैं प्रूफ बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसने पीटी कंसीडर कर लिया है इंटीग्रेशन एफ टी, तो इसने एफ एक्स को क्या माना है। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास था इंटीग्रेशन जी एक्स से एच एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसको दे दिया गया है, कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, आपका पीटी आ रहा है, तो आप सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरा एफ एक्स है, लिख के बता देते हैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, ये एफ टी डी टी है, तो हमने लेट कर लिया कि जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है एफ टी डी टी का, वो मेरे पास में कितना आ रहा है, पीटी आ रहा है। ठीक है, तो पीटी आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्या करना था, इसका रिजल्ट आया पीटी, तो बस मैंने इसमें जी एक्स से एच एक्स की लिमिट जैसे ही अप्लाई किया, वो इसमें भी जी एक्स से एच एक्स के बीच में लिमिट अप्लाई कर देगा। और ये कितना है, कैपिटल एफ एक्स है, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, आप इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, पी एच एक्स माइनस पी ऑफ जी एक्स, ये आ जाएगा। लेकिन मुझे तो एफ एक्स नहीं चाहिए था, मुझे तो एफ डैश एक्स चाहिए। देखो, तो बस यहाँ पे एफ डैश एक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपको करना चाहिए यहाँ पे, तो हमने निकाला एफ डैश एक्स, वो कितना होगा, पी डैश, चेन रूल लगेगा उसके अंदर, इंटू एच डैश एक्स माइनस पी डैश, कितना हो जाएगा आपके पास में, जी एक्स इंटू यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, जी डैश एक्स। लेकिन एक गड़बड़ ध्यान से देखिए, पीटी कितने के बराबर था, पीटी आपका था इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। तो अगर आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो क्लियरली आप क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को हटा दे रहे हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन को आपने क्लियरली हटा दिया, तो यहां पे पी डैश निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन हट गया और एफ टी के बराबर आ गया। तो जैसे ही देखो ना, हमने कंसीडर ये किया था कि इंटीग्रेशन मेरे पास कितना चल रहा है, एफ टी डी टी इज इक्वल टू पी। अब अगर बाई चांस आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालेंगे t या x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे तो ये वाला डैश होगा, तो इंटीग्रेशन अपने आप रिमूव हो जाएगा और ये fx आपको देने लगेगा। मतलब आप चाहें तो यहाँ अंदर x भी तो कर सकते हैं सब जगह, यहाँ x कर दिया, यहाँ x कर दिया, यहाँ x में रिजल्ट आने लग जाएगा, बस उतना सा करके सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब आपका fx में अगर मैं इसे लिखना चाहूं dx इज इक्वल टू, तो px हो जाएगा। बस अगर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूं x की जगह hx, तो ये जो p डैश x है वो मुझे कितने के बराबर देने में लगेगा, fx के बराबर। तो p डैश hx कितना हो जाएगा, fhx, p डैश gx कितना हो जाएगा, fgx। उसे हमने उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा fhx, ये आ जाएगा fgx, तो f डैश x आ जाएगा fhx इंटू h डैश x माइनस fgx इंटू g डैश x, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आपको ये प्रूफ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, आपका fx दिया गया है इंटीग्रेशन gx से hx ft dt, तो जो ये t दे रखा है ये भी t में ही होना चाहिए, और आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपका आ जाएगा f डैश x, ऊपर वाला अंदर डाल दिया जाएगा इसमें t की जगह पे, और उसका डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा, नीचे वाला फिर से इसमें gx में डाल दिया जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा px जो है वो है x से लेके x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं किसका, x प्लस 1 dx, सॉरी 1 t लेना है अपने को इसमें, है ना, t प्लस 1 dt।
और मुझे p डैश x कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं यार, p डैश x आसान है, अंदर वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे डाल दीजिए, तो t की जगह पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ये फंक्शन इसमें डाल दीजिए x प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1। क्वेश्चन सॉल्व। x स्क्वायर आया t की जगह, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x गया t की जगह, x का डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन सॉल्व। ये है बेसिक लेबनीज थ्योरम। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं। तो जो आपने सर शुरू में बताया था सर, एक बार बता दो सर, सुनाई नहीं दिया था सर। क्या शुरू में यही बताया था, शुरू में जो मैंने क्वेश्चन में करवाया है कि अगर आपके पास px दे रखा है x2 x स्क्वायर t प्लस 1 dt, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें x स्क्वायर मतलब यहाँ वेरिएबल होना चाहिए दूसरा और यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए दूसरा, मतलब यहाँ पे अगर x स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ t dt चलना चाहिए। तो ये x स्क्वायर जाएगा t की जगह, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x जाएगा इसकी जगह, उसका डिफरेंशिएशन 1। कोई बात नहीं तरुण, प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सर ये भी एडवांस का है ना सर? लेबनीज थ्योरम नहीं, मेंस में काम आता है यार, बेसिक लेबनीज थ्योरम खूब काम आता है मेंस में। वैसे सर मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ आते हैं ना 5। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उससे समझ में आएगा आपको, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अब अगर आप रूट साइन टी का इंटीग्रेशन निकालने बैठ गए ना तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए ऐसी जगह पे कौन सी थ्योरम काम आएगी, लेबनीज थ्योरम। सॉल्व कीजिए। और इसको वही सर एफ लेके डिफरेंशिएट करके वही हम लोग सॉल्व करो। ठीक है भव्य, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। आया आंसर? यस सर। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर जाएगा रूट ओवर साइन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस रूट ओवर साइन एक्स का कितना हो जाएगा 1। हाँ सर हो गया सर। सही है, समझ आया। ये है बेसिक लेबनीज थ्योरम। अब इसमें एक एडवांस लेबनीज थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसा नहीं है एडवांस लेबनीज थ्योरम सिर्फ एडवांस में आएगी, है ना, आती है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है। तो एस्टिमेशन वाला वो क्वेश्चन पुराना वाला और ये क्वेश्चन दोनों आपको घर से ट्राई करना है। डन है जी? कर लिया सर। वेट सर,